हेलो एवरीवन। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, जिसमें हमने स्ट्रेंथ के बेस पे, कंसंट्रेशन के बेस पे, सोर्स के बेस पे हमने एसिड और बेस को क्लासिफाई किया था। आज हम टॉपिक ले रहे हैं इंडिकेटर्स का। टॉपिक है हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी फिजिकल या केमिकल चेंज के द्वारा हमें यह बताने की कोशिश करेंगे कि दिया गया सब्सटेंस हमारा एसिड था या बेस था। फिर से एक बार, दोज सब्सटेंसेस विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन by simply a physical change or a chemical change। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके लिए। पिछले लेक्चर में आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे एसिड और बेसिस के, तो उसमें एक टर्म लिया गया था लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक्चुअली लिटमस सॉल्यूशन से प्रिपेयर होने वाला एक पेपर है जो एसिड के साथ अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है और बेस के साथ अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है। आपने पढ़ा था कि एसिड के साथ ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है और ठीक इसका उल्टा बेस के साथ रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो यहां जो कलर में चेंजिंग आई है, फिजिकल चेंजिंग दिख रही है हमें, ये चेंजिंग लाने के लिए हमने जिस सब्सटेंस का यूज किया यानी लिटमस पेपर का, तो वो लिटमस पेपर हमारा इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर्स कई तरीके के हो सकते हैं। हमने तो केवल एक नाम लिया, इंडिकेटर्स कई तरीके के हो सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, आपने देखा होगा कि कपड़े में अगर हल्दी या सब्जी के दाग लग जाएं और तुरंत आप उसके ऊपर डिटर्जेंट या डिटर्जेंट केक का इस्तेमाल करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। वहाँ भी जो सोप हमने यूज़ किया है वो कलर में चेंजिंग ला करके हमें इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स कि वो एक इंडिकेटर है। जो टर्मरिक है सब्जी के अंदर मौजूद, वो एक इंडिकेटर है। कुल मिलाकर के इंडिकेटर्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो किसी सिंपल फिजिकल या केमिकल चेंज के द्वारा हमें इंडिकेट करते हैं कि दिया गया सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है। बात अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की करें तो इंडिकेटर्स को कई तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, पहले हम बात करेंगे सोर्स के बेस पर। सोर्स के बेस पर इंडिकेटर्स दो तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 नेचुरल इंडिकेटर हो सकता है, नंबर 2 आर्टिफिशियल इंडिकेटर हो सकता है। पहले बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर की। तो नेचर से अगर हमने कोई इंडिकेटर ले रखा है तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर होगा। लिटमस सॉल्यूशन नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, ओनियन प्याज हमारी, इसका भी यूज़ हम करते हैं एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए, नेचुरल इंडिकेटर है। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल नेचुरल इंडिकेटर है, गार्लिक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचर से जितने भी मिलेंगे वो सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। कैबेज में एक क्वालिटी होती है रेड कैबेज, अगर उसकी लीव्स का एक्सट्रैक्ट निकाला जाए इंडिकेटर है वो। कैसे और क्या चेंजेस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो जितने भी इंडिकेटर्स नेचर से मिलेंगे हमें वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लिटमस हो गया, रेड कैबेज का लीफ का एक्सट्रैक्ट हो गया, कुकुम्बर का एक्सट्रैक्ट हो गया, इसके अलावा क्लोव ऑयल हो गया, ओनियन हो गया एंड सो ऑन, टर्मरिक हो गया। ये सारे के सारे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लेकिन अगर हम किसी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंस का या किसी दूसरे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं और डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो फिर हम उसे आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहेंगे। जैसे फेनोफ्थलीन कलरलेस सब्सटेंस होता है और इस कलरलेस सब्सटेंस के साथ एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराते हैं
तो अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है। दैट मीन्स फेनोल्फथलीन एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, मेथिल ऑरेंज आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तो कुल मिलाकर के सोर्स क्या है हमारा इंडिकेटर का, इस बेस पर दो तरीके के इंडिकेटर्स हो सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है इसके डिवीजन का, और वो क्राइटेरिया है उसके कैरेक्टर के बेसिस पर कि उसका कैरेक्टर क्या है। तो कैरेक्टर के बेसिस पर भी इंडिकेटर्स दो तरीके के हो सकते हैं। नंबर 1 इज कलर इंडिकेटर और नंबर 2 इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आइए देखते हैं क्या है ये। कलर इंडिकेटर मीन्स अगर कोई इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड या बेस से रिएक्ट करने पर कलर में चेंजिंग ला दे, वो कलर इंडिकेटर है। जैसे लिटमस सोल्यूशन, आपको बताया गया है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, लेकिन बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, कलर में चेंजिंग आ रही है, दैट मीन्स ये कलर इंडिकेटर है। टर्मरिक, अभी मैंने बताया कि अगर उसको हम सोप से ट्रीट करते हैं तो सोप बेस होता है, बेस के साथ ट्रीटमेंट करने पर वो कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर में चेंजिंग हो रही है, इसलिए टर्मरिक एक कलर इंडिकेटर है। रेड कैबेज का जो लीफ का एक्सट्रैक्ट है कलर इंडिकेटर है। फेनोल्फथलीन कलर इंडिकेटर है। तो ऐसे सभी इंडिकेटर्स जो अपने अंदर कलर में चेंजिंग ला करके इंडिकेट करेंगे कि वो एसिड है या बेस है, तो उसे कलर इंडिकेटर कहेंगे। दूसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी स्मेल में बदलाव ला करके बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है। जैसे अगर हम वनीला एसेंस ले लें, अगर हम क्लोव ऑयल ले लें, अगर हम ऑनियन ले लें, ये तीनों के तीनों स्मेल में चेंजिंग ला करके हमें इंडिकेट करेंगे, ऑर्डर में चेंजिंग ला करके इंडिकेट करेंगे कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। दैट मीन्स कि ओनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल, ये तीनों के तीनों हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। कलर में बदलाव होगा तो कलर इंडिकेटर, और स्मेल में या ऑर्डर में बदलाव होगा तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम इंडिकेटर्स की और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडिकेटर्स किसके साथ कौन सा कलर शो करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर इंडिकेटर्स की। कलर इंडिकेटर्स में अगर लिया जाए तो पहला है हमारा लिटमस। लिटमस एक्चुअली एक्सट्रैक्ट है एक लाइकेन की लीव्स का। लाइकेन का एक एक्सट्रैक्ट है ये, थैलोफाइटा ग्रुप में आने वाला एक प्लांट है ये, उस प्लांट को लाइकेन कहते हैं। लाइकेन का एक्सट्रैक्ट जब निकालते हैं तो उस एक्सट्रैक्ट को हम लिटमस कहते हैं। ये लिटमस एक्चुअली ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। कलर पर्पल कलर का होता है, यानी थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन्स प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालकर जो केमिकल सब्सटेंस हमें मिलता है वो केमिकल सब्सटेंस लाइकेन कहलाता है, और ये लाइकेन केमिकली न्यूट्रल होता है और पर्पल कलर का होता है। अब अगर हम इसे ट्रीट करते हैं एसिड या बेस के साथ, तो आइए देखते हैं। अगर लिटमस को ट्रीट किया जाए तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के रूप में ये पर्पल होता है, लेकिन जब एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये पर्पल कलर रेड में कन्वर्ट होता है, और बेसिक सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट होता है। सवाल ये उठता है कि अभी मैंने कहा कि लिटमस पेपर के साथ ट्रीट करने पर एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट होता है, और बेस जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये एक्चुअली न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है लिटमस, और ये पर्पल कलर का होता है। लेकिन हम एक प्रिपेयर करते हैं जब लिटमस सॉल्यूशन की जनरल वे में, तो हम करते ये हैं कि अगर हमें प्रिपेयर करना हो रेड लिटमस को, तो हम क्या करते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन के साथ जब हम एसिड को ट्रीट करेंगे तो लिटमस का जो पर्पल कलर है वो चेंज हो जाता है। किस कलर में? तो ये चेंज हो जाता है ब्लू कलर में, सॉरी रेड कलर में। फिर से एक बार देखेंगे हम।
अगर लिटमस को एसिड से ट्रीट करेंगे तो उसका पर्पल कलर रेड में चेंज हो जाता है। इस सॉल्यूशन को हम लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन यहां जो बन करके आया हुआ हमारा लिटमस सॉल्यूशन है, इस लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे। लिटमस दो तरीके के हो गए, एक तो वो न्यूट्रल था, जब न्यूट्रल था तो वो पर्पल कलर का था, लेकिन अगर उसी पर्पल कलर वाले लिटमस को एसिड से ट्रीट करते हैं तो उसका पर्पल कलर चेंज हो जाता है और चेंज होकर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से जो हमें सोल्यूशन मिलता है उस सोल्यूशन को हम कहते हैं रेड सोल्यूशन। लेकिन अगर हम इसी लिटमस को चेंज कर देते हैं बेस के साथ रिएक्ट करा के, तो इसका पर्पल कलर चेंज हो जाता है और नया कलर हमें मिलता है ब्लू कलर। इस ब्लू कलर वाले सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्लू लिटमस। यानी लिटमस सॉल्यूशन दो तरीके का हम प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला प्रिपरेशन होगा रेड लिटमस सॉल्यूशन। ये तब बनेगा जब लिटमस सॉल्यूशन को पर्पल लिटमस सॉल्यूशन को एसिड से ट्रीट करेंगे तो रेड लिटमस सॉल्यूशन बनेगा, और अगर लिटमस सॉल्यूशन को पर्पल लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम बेस से ट्रीट करेंगे तो उसका पर्पल कलर चेंज होकर के ब्लू लिटमस का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर हमें चेक करना है एसिड या बेस, तो बस हम इस ब्लू कलर वाले सॉल्यूशन के साथ जब एसिड को ट्रीट करेंगे तो यही कन्वर्ट हो जाता है रेड के फॉर्म में, और अगर हम इस रेड सॉल्यूशन वाले के साथ बेस को ट्रीट करते हैं तो यही रेड कलर कन्वर्ट हो जाता है ब्लू के फॉर्म में। यानी फिर से ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि लिटमस सॉल्यूशन न्यूट्रली पर्पल होता है जो एसिड के साथ रेड और बेस के साथ ब्लू कलर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर हम लिटमस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो बनाने का तरीका है कि हम इस लिटमस को यानी लाइकेन के एक्सट्रैक्ट को ट्रीट कर देते हैं एसिड से, तो उसका पर्पल कलर चेंज हो जाएगा रेड के फॉर्म में। अब ये रेड हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इस रेड लिटमस सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम बेस का डिटेक्शन करने के लिए करेंगे। अगर बेस को इससे रिएक्ट कराया जाएगा तो इसका रेड कलर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू के फॉर्म में। लेकिन अगर इसी पर्पल कलर वाले लिटमस एक्सट्रैक्ट को हम जब ट्रीट करेंगे बेस के साथ तो उसका पर्पल कलर चेंज होकर के ब्लू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस ब्लू कलर वाले सॉल्यूशन को हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कहेंगे और इसका इस्तेमाल किया जाएगा एसिड के डिटेक्शन के लिए। जब एसिड को इसके साथ ट्रीट करेंगे तो यही ब्लू सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा रेड के फॉर्म में। तो इसका मतलब कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो यह कह सकते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन के साथ एसिड रेड लिटमस को ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है रेड के फॉर्म में। फिर से एक बार, एसिड ब्लू लिटमस को रेड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जबकि बेस रेड लिटमस सॉल्यूशन को कन्वर्ट करता है ब्लू में। दूसरा जो हमारा एक और नाम आता है लिटमस में, वो है लिटमस पेपर। तो हम क्या करते हैं कि पेपर को अगर हम रेड लिटमस के अंदर सोक कर दें तो फिर जो हमारा पेपर तैयार होगा वो रेड लिटमस पेपर कहलाएगा, और अगर ब्लू वाले के अंदर सोक कर देते हैं तो वो हमारा ब्लू लिटमस पेपर कहलाएगा। रेड लिटमस पेपर का यूज हम बेस को डिटेक्ट करने के लिए करेंगे, जबकि ब्लू लिटमस पेपर का यूज हम एसिड को डिटेक्ट करने के लिए करेंगे। दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है वो है रेड कैबेज के लीफ का एक्सट्रैक्ट। तो रेड कैबेज का जो लीफ का एक्सट्रैक्ट होता है वो रेड कलर का होगा, लेकिन जैसे ही हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो रेड का रेड ही होगा, यानी एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। जबकि बेस के साथ ट्रीट कराने पर उसका रेड कलर कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में। यानी रेड कैबेज के लीफ का एक्सट्रैक्ट बेस से ट्रीट करने पर ग्रीन में कन्वर्ट होता है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। अगला है हमारा फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। ये जो प्लांट है हाइड्रेंजिया, ये इसके फ्लावर का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है। जैसे ही हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ट्रीट करने पर वो ब्लू का ब्लू ही रह जाता है। दैट मीन्स एसिड के साथ इस हाइड्रेंजिया फ्लावर का कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इस ब्लू कलर को
ट्रीट करते हैं बेस के साथ तो उसका कलर कन्वर्ट हो जाता है पिंक में। दैट मीन्स कि हाइड्रेंजिया फ्लावर का एक्सट्रैक्ट जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। अगला है हमारा टर्मरिक। मैंने अभी एग्जांपल लिया आपको, येलो कलर का होता है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, दैट मीन्स येलो ही होता है। लेकिन जैसे ही हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, दैट मीन्स उसके ऊपर हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, तो वो रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगला जो हमारा है वो है फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जो कलरलेस होता है, एसिड के साथ कोई कलर नहीं शो करता, कलरलेस ही रहता है, लेकिन बेस के साथ ये पिंक कलर शो करता है। यानी ध्यान देंगे जरा एक बार फिर से हम कि रेड कैबेज का लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, टर्मरिक और फेनोफ्थलीन, ये ऐसे 4 इंडिकेटर्स हैं जो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, बेस के साथ इनका रिएक्शन होता है और कलर में चेंजिंग ले आते हैं। लास्ट है हमारा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, एसिडिक सोल्यूशन से रिएक्ट करने पर ये रेड कलर शो करता है, जबकि बेसिक सोल्यूशन के साथ ट्रीट करने पर ये येलो कलर का फॉर्मेशन करता है। ये थे हमारे वो इंडिकेटर्स जो कलर में बदलाव ला करके और इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा सब्सटेंस बेस है। बात अगर हम करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में मैंने 3 नाम लिया आपको, ओनियन, उसके बाद से आपका मैंने नाम लिया क्लोव ऑयल, फिर मैंने नाम लिया वनीला एसेंस का। तीनों के अगर हम रिएक्शन की बात करें, तीनों के साथ अगर हम बिहेवियर की बात करें, तो आइए देखते हैं। अगर हम ले लेते हैं ओनियन को, तो एक काम करेंगे, आप ओनियन के छोटे छोटे पीसेस काटिए। पीसेस काटने के बाद उसको किसी रुमाल में, हैंडकरचीफ में, कपड़े में लपेटिए और उसके बाद उसको ले जाकर के फ्रीज कर दीजिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखिए। 1 दिन बाद निकालिए, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो रुमाल का स्मेल है वो ओनियन की तरह चेंज हो गया है। अब आप उसके ऊपर एसिड डालिए। एसिड जब डालेंगे तो जो उसका स्मेल होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जब हम उसके ऊपर बेस डालेंगे तो कोई ट्रीटमेंट या कोई रिएक्शन वहां शो नहीं होगा, उसके कलर में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम ले लेते हैं वनीला को, तो वनीला के एसेंस को भी अगर एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है, लेकिन बेस के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। यानी ओनियन की ही तरह एसिड के साथ वनीला भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है, लेकिन बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। यानी नो चेंजेस विथ बेस, चाहे वो ओनियन हो चाहे फिर वनीला एसेंस हो, एसिड के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देते हैं, लेकिन बेस के साथ इनका कोई स्मेल या कोई चेंजिंग नहीं आती है। 3rd नंबर अगर हम ले लेते हैं क्लोव ऑयल की, तो क्लोव ऑयल एसिड और बेस दोनों के साथ ट्रीट करने पर स्मेल देता है। दैट मीन्स कि ये डिफरेंट ऑर्डर देता है विथ एसिड एंड बेसेस, यानी एसिड के साथ और बेस के साथ अलग अलग ऑर्डर का अलग अलग ऑर्डर या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है। तो यह था हमारा टॉपिक इंडिकेटर का, जिसमें हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर देखा, फिर उसके बाद हमने कलर इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर देखा। इसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को समझेंगे और फिर हम अगले टॉपिक यानी एसिड और बेस की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं कुछ छोटे टर्म्स। पहला जो टर्म है वो है हमारा, पहले जिस टर्म की हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टर्म है हमारा, ऐसा कोई सब्सटेंस जो बेस हो लेकिन वाटर में डिसॉल्व करने पर सॉल्युबल हो जाए, उसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करेंगे, एल्कली एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये 2 टर्म हम यूज करेंगे। आइए देखते हैं क्या है।
एल्कली मीन्स ऐसा कोई बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो। अगर वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो सिंपल बेस है, और अगर वाटर में सॉल्युबल है तो बेस तो है ही, उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करेंगे एल्कली। यानी हम कहेंगे कि ऑल वाटर सॉल्युबल बेसेस, ऑल वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कली। जितने भी वाटर सॉल्युबल बेस होंगे उन सभी को हम एल्कली कहेंगे। साथ ही साथ एंड द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा ऑफ एल्कलीज, इन एल्कलीज का जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसको हम कहेंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो फिर से समझते हैं इस चीज को। हम कह रहे हैं कि जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसेस होंगे उनको हम एल्कली कहेंगे, और उन सॉल्यूशंस का जो एल्कली का प्रिपेयर होगा उसको हम एल्कलाइन सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे NaOH वाटर सॉल्युबल बेस है, दैट मीन्स ये एल्कली है। KOH वाटर सॉल्युबल बेस है, दैट मीन्स कि ये एल्कली है। तो ऐसे सभी बेसेस जो वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको एल्कली कहेंगे। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बेसेस वाटर सॉल्युबल हो, बहुत सारे ऐसे भी बेसेस हो सकते हैं जो वाटर सॉल्युबल ना हो। यानी ऑल एल्कलीज आर बेसेस, जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसेस होंगे एल्कलीज कहलाएंगे, और जितने भी एल्कलीज होंगे वह सब बेस हैं। बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। फिर से एक बार, सारे एल्कली बेस तो हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक बेस वाटर में सॉल्युबल होगा। केवल और केवल वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल होगा उसको हम एल्कली कहेंगे, और जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन कहेंगे। तो पहला टर्म था हमारा एल्कली एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन। आइए देखते हैं हम दूसरे टर्म को। दूसरा जो हमारा टर्म है वो है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्या है हमारा दूसरा टर्म? दूसरा टर्म है हमारा एम्फोटेरिक सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं एसिड और बेस में से जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। यानी ऑल द सब्सटेंसेस which behave as both acid and bases are called amphoteric substance। जितने भी एसिड और बेस जो दोनों की तरह बिहेव करें, माने जितने भी सब्सटेंसेस हैं अगर वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं तो हम उसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे। जैसे एल्यूमिनियम का अगर हम हाइड्रोक्साइड ले लें AlOH का थ्राइस, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे। सिंपल टर्म है एकदम। क्या? तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे, क्या है वो हमारे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हैं। अब ये एसिड और बेस कैसे बिहेव करेंगे? तो किसी एक रिएक्शन में ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा, लेकिन किसी दूसरे रिएक्शन में ये बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। आगे भी हम लेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप समझें, रिएक्शन एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, रिएक्शन का नाम था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब समझिए इसमें, अगर हम AlOH थ्राइस को एसिड मान लेते हैं और इसको ट्रीट करते हैं किसी दूसरे बेस के साथ, तो ये सॉल्ट बनाता है, यानी रिएक्शन में ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम इस AlOH थ्राइस को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो भी ये साल्ट और वाटर बनाता है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर रिएक्शन में AlOH का थ्राइस एक
बेस की तरह बिहेव करेगा। यानी अलग अलग रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस, इसके रिएक्शंस हम आगे पढ़ेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे, तो अलग अलग रिएक्शंस में अगर कोई सब्सटेंस अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, किसी में एसिड की तरह, किसी में बेस की तरह, तो हम उसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहेंगे। एक और टर्म है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने मेन टॉपिक एसिड और बेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। टर्म है हमारा एसिडिटी एंड बेसिसिटी। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ, पहले हम बात करते हैं एसिडिटी की। नंबर ऑफ OH माइनस आयंस released in aqueous solution by a base। फिर से एक बार, अगर हम NaOH को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाता है Na+ आयन और बनाता है OH माइनस आयन। यहां कितने OH माइनस आयन बने हैं? तो इसमें केवल एक OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इस बेस की एसिडिटी, ध्यान देंगे, बेस का हम एसिडिटी कहेंगे और एसिड की बेसिसिटी कहेंगे। तो फिर से एक बार देखिए, किसी भी बेस के द्वारा नंबर ऑफ OH आयन जितना रिलीज होगा उस संख्या को हम उसकी एसिडिटी कहेंगे, यानी NaOH की एसिडिटी हो गई 1। जब एसिडिटी 1 होगी तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहेंगे मोनो एसिडिक बेस। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं MgOH का ट्वाइस और इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बनाएगा Mg2+ आयन एंड प्लस 2OH माइनस आयन। यहां 2 OH माइनस आयन रिलीज हुआ है, इसलिए इस सब्सटेंस की, यानी जो हमने बेस यहां ले रखा है, इस बेस का जो एसिडिटी होगा वो 2 की होगी। और जब एसिडिटी 2 की हो तो उस सब्सटेंस को हम डाई या फिर बाई एसिडिक बेस की संज्ञा देंगे, उसे हम डाई एसिडिक बेस कहेंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम AlOH के थ्राइस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाता है Al3+ आयन प्लस 3OH माइनस आयन। इस बेस की, यानी AlOH थ्राइस की प्रॉपर्टी है कि ये 3 OH माइनस आयन देता है। दैट मीन्स कि इसकी जो एसिडिटी होगी वो 3 होगी, यानी इसको हम कहेंगे ट्राई एसिडिक बेस। तो एसिडिटी का मतलब हो गया किसी भी बेस के द्वारा कितना OH माइनस आयन रिलीज किया जा रहा है, इसी को हम उसकी एसिडिटी कहेंगे। एक अगर रिलीज कर रहा है OH माइनस आयन तो मोनो एसिडिक बेस कहेंगे, 2 रिलीज करेगा तो डाई एसिडिक बेस कहेंगे, 3 रिलीज करेगा तो ट्राई एसिडिक बेस कहेंगे, और इससे ज्यादा होगा तो पॉली एसिडिक बेस कहलाएगा। ठीक उल्टा अगर बात हम एसिड लेकर के करें तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ H+ आयंस released in aqueous solution by an acid is called basicity। बात अगर अब बेसिसिटी की हम करें तो किसी भी एसिड के द्वारा कितना H+ आयन रिलीज हो रहा है, इसी को उसकी बेसिसिटी कही जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं। HCl को वाटर में डिसॉल्व करने पर HCl एक एसिड है, बनाएगा एक H+ आयन और Cl- आयन। चूंकि एक H+ आयन रिलीज हो रहा है, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 1 मानी जाएगी और हम इसे कहेंगे मोनो बेसिक एसिड। ठीक इसी तरीके से अगर हम H2SO4 लेते हैं और वाटर से ट्रीट करते हैं तो चूंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए 2 H+ आयन निकलेगा
और प्लस SO4 माइनस आयन निकलेगा। 2 H प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए इसकी जो बेसिसिटी होगी वो 2 की होगी और इस सब्सटेंस को हम कहेंगे डाई बेसिक एसिड। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं H3PO4 की और इसमें वाटर में डिसॉल्व करते हैं इसे, तो ये देगा 3 H प्लस आयन और PO4 3 माइनस आयन। अब यहां 3 H प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी हो जाएगी वो 3 की होगी और हम इसे कहेंगे ट्राई बेसिक एसिड। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे सभी एसिड की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एसिड के द्वारा जितना H प्लस आयन रिलीज किया जाएगा एक्वस सोल्यूशन में, यही संख्या H प्लस आयन की जो संख्या होगी उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। इसको दूसरे तरीके से अगर समझा जाए तो एक्वस सोल्यूशन बनाते समय जितना H प्लस आयन दिया जाएगा हम उसको उसकी बेसिसिटी कहेंगे। HCl में 1 हाइड्रोजन था, यह एक मोनो बेसिक एसिड है। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन रिलीज होगा, इसे हम डाई बेसिक एसिड कहेंगे। H3PO4 में 3 H प्लस आयन रिलीज होगा, ट्राई बेसिक एसिड कहेंगे। इससे ज्यादा होगा तो पॉलीबेसिक एसिड कहेंगे। जितना H प्लस आयन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे। अगर हम इसको ओवरव्यू में देखें तो हम ये कहेंगे कि किसी भी एसिड के द्वारा बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना H प्लस आयन दिया जाएगा उसको उस एसिड की बेसिसिटी कहेंगे। फिर से, किसी भी एसिड के द्वारा, ये लिखते हुए चलते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी, आइए देखिए, किसी भी एसिड के द्वारा बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, फिर से, किसी भी एसिड के द्वारा बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना H प्लस आयन दिया जाता है, इसी को इस एसिड की बेसिसिटी कहेंगे। दूसरी तरफ किसी भी बेस के द्वारा किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना OH माइनस आयन दिया जा रहा है, इसी को हम उसकी एसिडिटी कहेंगे। तो कुल मिलाकर के किसी एसिड के द्वारा रिलीज किया गया H प्लस आयन उस एसिड की बेसिसिटी कहलाएगी और किसी बेस के द्वारा रिलीज किया गया OH माइनस आयन उस बेस की एसिडिटी कहलाएगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसिड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। थैंक यू वेरी मच।